नमस्कार प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित बहुत सारे एमसीक्यूज प्रश्नों को, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान सभा की प्रथम बैठक फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब शुरू की गई थी? तो यह जो हुई थी प्रथम बैठक, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अस्थायी अध्यक्ष जो टेम्पररी चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ऑप्शन जो बी है वह बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन जो डी है वह बिल्कुल सही हो जाता है। तो दोस्तों, इन जो तीन क्वेश्चंस हैं इनमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और क्योंकि हमको जब पूछा जाता है तो सब में अध्यक्ष होते हैं, और ये जो अध्यक्ष होते हैं ये संविधान से संबंधित होते हैं। तो हमको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो कि परमानेंट चेयरमैन किसे बनाया गया? तो परमानेंट जो चेयरमैन थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाता है। तो अब उम्मीद है आपके ये डाउट्स क्लियर हुए होंगे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद अलग अलग जो कि किस तरह से अध्यक्ष थे संविधान से संबंधित, वो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान कब पारित यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था? तो वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो जो है ऑप्शन जो डी है वह बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू किया गया था? तो फुली कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो आप सब जानते हैं, और इसीलिए हम जो है रिपब्लिक डे मनाते हैं, हमारा गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। अगला प्रश्न है, भारत कब गणतंत्र हुआ था? यानी कि इंडिया बिकम रिपब्लिक कंट्री, तो वो कब हुआ था? हम सब जानते हैं, वो हुआ था 26 जनवरी 1950। सेम जो बात हुई थी, इसीलिए हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोल किस भाग को कहते हैं? तो वो जो प्रस्तावना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इनके ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही हो जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल कहा जाता है प्रस्तावना को। ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? इंडियाज नेशनल एंथम जो है उसको कब स्वीकार किया था? तो ये किया था यहाँ पर 24 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या है वह कितनी है? नंबर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो ये है 6। तो ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार जो राइट टू प्रॉपर्टी है को किस संविधान संशोधन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हटाया गया था? तो ये हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन में। संपत्ति के अधिकार को हटा करके शिक्षा के अधिकार को यहाँ पर एक राइट के रूप में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों का रक्षक फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को, यानी कि जो ऑप्शन सी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ये कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जो हैं इसके रक्षक होते हैं। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन जो है वो आर्टिकल 21A के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? वेलफेयर स्टेट इन इंडिया।
तो ये निहित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, तो ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 जो है राज्य को निर्देश देता है कि वह क्या करे, तो यह देता है ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए अनुच्छेद जो 40 है वह निर्देश देता है, तो ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई थी? जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वह किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर के बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे रूस से, तो ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कितनी हैं? तो उनकी संख्या है 11, तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? तो ये किया गया था स्वर्ण सिंह समिति। ये समितियां भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। तो मूल कर्तव्यों को जो है स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर यहाँ पर शामिल किया गया था। अगला है, भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित होती है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किस में निहित होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में, तो ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों एवं राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा यह राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है यहाँ पर 5 वर्ष, तो ऑप्शन जो बी है सही हो जाता है। इंडिया में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वह है 5 वर्ष। अगला है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यह होती है यहाँ पर आपकी अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, तो ये सभी की सभी जो है यहाँ पर अपनाई जाती हैं, तो ऑप्शन जो डी है वह बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन हैं? तो वे हैं नीलम संजीव रेड्डी, तो ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाता है। ये जो प्रेसिडेंट थे वे निर्विरोध चुने गए थे, तो ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यह लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन के द्वारा, तो ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इंडियन आर्मी का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो वह होता है राष्ट्रपति, तो ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो किस में निहित होती है? यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किस में निहित होती है? तो ये भी निहित होती है राष्ट्रपति में, तो ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होता है जो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वह उसमें कौन कौन शामिल होता है? तो उसमें राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, तो ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति के द्वारा कितने मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में? तो वो किया जाता है 12 सदस्यों को, 12 मेंबर्स को, तो ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की जो अपर हाउस है, जो ऊपरी हाउस है, ऊपरी सदन है, वह उसको क्या कहते हैं? तो जो अपर हाउस है उसको कहते हैं राज्यसभा, यानी कि भारतीय संसद की जो है ऊपरी सदन है वह है राज्यसभा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 30, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? पीएम्स अपॉइंटेड बाय, तो वो होता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमको कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे तो जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वहाँ पर जो है हम लोग प्रत्यक्ष रूप से मतदान करते हैं, लेकिन इनको जो अपॉइंट किया जाता है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो उसको 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है, तब वह प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो सकता है। अथवा नहीं, उसको 6 महीने के अंदर प्रूफ करना होता है और संसद का सदस्य बनना होता है, चाहे वो राज्यसभा में हो चाहे वो लोकसभा में हो। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वह किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वह होता है लोकसभा के प्रति। तो ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है वह कितनी हो सकती है? मेंबर्स ऑफ लोकसभा, तो वो हो सकती है मैक्सिमम 552 यानी कि 552। तो ऑप्शन जो डी है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो वो है 250। तो ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? जो मनी बिल है उसके रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो ऑप्शन जो बी है वह बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो वो होता है महान्यायवादी। ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं तो उनका प्रशासन कौन चलाता है? तो वो जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्त प्रशासक होते हैं उनके द्वारा चलाया जाता है। तो ऑप्शन जो बी है वह बिल्कुल सही है। आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है, आपको मुझे बताना है कि हमारे जो देश में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। हो सके तो उनका नाम भी आप कॉमेंट में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो कौन थे? तो साधारण सा प्रश्न है और उसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन जो बी है सही है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 40, और वो है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जबकि राज्यसभा में वह 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 6 माह का अंतर। तो ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? स्टेट्स एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? तो वो होता है राज्यपाल। तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है? तो वो होती है 500। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर, और क्वेश्चन नंबर 44 है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स विद्यमान हैं? तो वो हैं 6। तो ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही है। अगला है, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो स्टेट्स कैबिनेट होता है वह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो होता है विधानसभा के प्रति। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? असेंबली ईयर्स जो हैं वह कितने अधिवेशन होने चाहिए? तो वो होने चाहिए लगभग 2। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी है बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य
जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा प्राप्त हुआ था, क्योंकि अब वह स्पेशल राज्य नहीं रहा। तो अब जो है जो धारा आप जानते हैं 370 हटा दी गई है। तो ऑप्शन जो सी यहाँ पर इसका सही आंसर है। तो किस विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, तो ये है अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन जो बी है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो कहाँ है, हम सब जानते हैं वह है न्यू दिल्ली में। तो ऑप्शन जो ए है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी है, सुप्रीम कोर्ट में जो है जो जज हैं वह कितने हैं, तो वो हैं 34। तो ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही है। जबकि इसमें जो है एक जो है वह मुख्य न्यायाधीश हैं, जबकि जो है 33 जो है न्यायाधीश, 34 जो है न्यायाधीश हैं, टोटल 35 हैं। और इनका जो वर्णन है वह आर्टिकल 124 में होता है। 124 में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी बात होती है, उनका वर्णन होता है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है हमारे देश का राष्ट्रपति। तो ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाता है। अगला है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, तो ये होता है 65 वर्ष। तो जो ऑप्शन जो डी है वह बिल्कुल सही है। 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक जो है वह न्यायाधीश रह सकते हैं। तो ऑप्शन जो डी है सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो वो हैं हीरालाल जे कानिया। तो ऑप्शन जो सी है वह सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है, तो वो है 21। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा कितनी होती है, तो वो 62 वर्ष पूरे होने तक, जो अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक जो है न्यायाधीश रह सकते हैं उच्च न्यायालय के। तो ऑप्शन जो सी है सही है। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है, तो यह है गुवाहाटी। तो ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं, तो वह है इलाहाबाद में। तो ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है, तो वह है आर्टिकल 143। तो यहाँ पर अनुच्छेद 143 के अंतर्गत है कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का यहाँ पर अधिकार है। वह किसी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। तो आर्टिकल 143 के अंतर्गत यह है। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है, कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना हाई कोर्ट है, वह है आपकी यहाँ पर जो है ऐसा कोई भी यूनियन टेरिटरी नहीं है। लक्षद्वीप, दमन दीव, पौंडीचेरी यहाँ पर कोई नहीं है। तो ऑप्शन जो डी है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन स्थितियों में कर सकता है, जो नेशनल इमरजेंसी है वह किन स्थितियों में लग सकती है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। तो ये सभी के सभी स्थितियों में जो है नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है राष्ट्रपति। अगला है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है, नेशनल इमरजेंसी अनाउंसमेंट कितनी बार हो चुकी है, तो ये हो चुकी है 3 बार। तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो आर्टिकल 352
352 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति जो है देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन जो कि प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है? तो ये लगाया जा सकता है आर्टिकल 356 356 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है राज्यों में। तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? जो प्रेसिडेंट्स रूल है वह अधिकतम राज्यों में कितने समय तक लग सकता है? तो यह लग सकता है 3 वर्ष तक। तो ऑप्शन जो डी है वह सही है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में जो वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वह किस आर्टिकल के अंतर्गत लगाई जा सकती है? तो वो लगाई जा सकती है आर्टिकल 360 360 के अंतर्गत। तो ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किस राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? जो प्रेसिडेंट्स रूल है वह कितने समय तक लग सकता है? तो वो लग सकता है 6 माह के लिए। तो ऑप्शन जो सी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? तो यह है 60 दिनों के अंतर्गत जो है स्वीकृति मिलनी चाहिए। तो ऑप्शन जो बी है सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? जो पार्टी चेंजेस है उसको किस शेड्यूल में रखा गया है? तो वो रखा गया है 10th शेड्यूल में। तो ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही हो जाता है। 10वें अनुच्छेद जो 10वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत दल बदल का कानून है। अगला है, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो वो की गई है 22 भाषाओं को। तो ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो यह संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। तो ऑप्शन जो डी है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के गठन फाइनेंस कमीशन का जो प्रावधान है किस आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 के अंतर्गत है फाइनेंस कमीशन का प्रावधान। तो ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन जो बी है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? फर्स्ट प्लानिंग कमीशन कब बना था? तो ये बना था 15 मार्च 1950 को। तो ऑप्शन जो बी है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1952 में। तो ऑप्शन जो बी है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम क्या है? तो वह है आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही है। भाषा के आधार पर जो पहला राज्य था वह आंध्र प्रदेश बना था। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। तो यह किया गया था पंचायती राज व्यवस्था से। तो ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। यह कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था नागौर राजस्थान से। तो ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो वे थे सुकुमार सेन। तो ऑप्शन जो बी है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। तो ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? इलेक्शन ऑफ पंचायत राइट्स किसके पास हैं? तो ये है चुनाव आयोग के पास। तो ऑप्शन जो सी है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो ये है केंद्र राज्य संबंधों से। तो ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधित विधेयक कब पारित किया गया था? राइट टू इंफॉर्मेशन।
तो ये किया गया था जून 2005 को। तो ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही हो जाता है। तो दोस्तों, हमने संविधान से संबंधित लगभग बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनना चाहिए तो आप ज़रूर हमको कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। हम इसका जो पार्ट नंबर 2 है ज़रूर आपके लिए लाने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि हम इसके अलावा और भी जो संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों को आपके सामने लाएंगे। और इसलिए इस यहाँ पर ये जो प्रश्न हैं वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कोई सा भी एग्जाम हो उनमें जो संविधान से संबंधित प्रश्न हैं वो ज़रूर रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर इस प्रकार के वीडियोज़ आप समय समय पर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर टैप कर दें। इससे जो हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।